एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, ये कहना है साबिक वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है। कहा कि दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, ये कहना है साबिक वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे थे। इस दफा उन्होंने एक और निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरशाद साहब, इमरान खान इस तरह के बयानात अचानक क्यों दे रहे हैं? क्या है उनके जहन में आपके ख्याल में? देखिए, मैं ये बयान इंटरव्यू देखकर मैं खुद हैरान हुआ कि खान साहब जो हैं वो किस जगह पे चल पड़े हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। और एक बात, आज से 20-22 साल पहले अमेरिकन जो थिंक टैंक थे वो ये कहते थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है लिसानी, नस्ली, मसलकी, मजहबी जो है तनाज़ात का शिकार होकर टुकड़ों में बढ़ सकता है। लेकिन अल्लाह का फजल है, 20 साल 25 साल इस बात को गुजर गए। पाकिस्तान कायम दायम है और इंशाल्लाह आइंदा भी कायम दायम रहेगा। वो अपनी ज़ुबान पर उनका कंट्रोल नहीं है और वो बात करते हुए अगर अपनी बात को एलैबोरेट नहीं कर सकते तो फिर उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उन्हें जिम्मेदाराना बयानात देने चाहिए, मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए और कौम में मायूसी फैलाने की बजाय या कौम के अंदर तकसीम बढ़ाने के बजाय कौम को मुत्तहद करना चाहिए। कौम को यकीन होना चाहिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से, एतमाद होना चाहिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन वो ऐसी बात कह देते हैं। हमारे जो 92 का इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास भी असला था और वहाँ फसादात हो सकते थे। इस तरह की बातें करके वो अपनी सियासत को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने जो नौजवान फॉलोअर हैं उनको मायूस कर रहे हैं और कौम के अंदर भी एक अजीब अपने बारे में तासुर पैदा कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है। वो बात करते हुए उसके नताइज और मुज़मरात को बिल्कुल नहीं समझते और ऐसी बात कह देते हैं जो किसी जिम्मेदार शख्स से जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। ये बयान भी अगरचे उनके जो डाई हार्ड हामी सपोर्टर हैं वो कहेंगे जी क्या ऐसी बात करती है, लेकिन ये हर लिहाज से एक गलत परसेप्शन है और कौम के अंदर बेयकीनी पैदा करने की कोशिश है और इसके नतीजे में इमरान खान को सियासी तौर पर भी नुकसान होगा। बिल्कुल, सियासी तौर पर तो नुकसान होगा। इरशाद साहब, क्या आप क्या समझते हैं कि खान साहब को क्या ये समझ आ गई है कि उनकी सियासत अब बिल्कुल ख़त्म होने के दहाने पे आ गई है, लेकिन इसके नतीजे में मुल्क तोड़ने की बातें करना क्या कि उनको ज़ेब देता है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर मोहतात गुफ्तगू है जिसकी कोई मंतिक समझ नहीं आ रही। गलत फैसले पाकिस्तान में होते हैं, सियासतदान भी करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन उससे ये तासुर लेना कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान तकसीम हो सकता है, ये पाकिस्तान जो है वो ऐसी कोई खिलौना नहीं है, बनाना रिपब्लिक नहीं है कि किसी गलत फैसले से 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए। हमारे दुश्मनों की ख्वाहिश हो सकती है, कोई मुहब्बे पाकिस्तान ऐसी सोच नहीं रख सकता। इरशाद साहब, ये भी कहा गया कि पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो सकता है। पाकिस्तान ने इतनी मेहनत से ये संगे मील अबूर किया, किस तरह से ये बात कही जा सकती है? देखिए, माजी में ये कोशिशें होती रही हैं, अमेरिका का हम पर दबाव रहा है, बदतरीन हालात से हम गुजरे हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, खा वो मुस्लिम लीग नून की थी, पीपल्स पार्टी की थी, फौजी हुकूमत थी, कभी किसी हुकूमत ने ना ये सोचा है ना वो ये ऐसी जुर्रत कर सकती है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है हमारी सिर्फ सलामती का मुहाफिज नहीं है, हमारी आज़ादी और खुदमुख्तारी का मुहाफिज प्रोग्राम है और एक ज़मानत है हमारी आज़ादी की, खुदमुख्तारी की, सलामती की। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुछ भी हालात हो जाएं और बस खुदा न खास्ता हम कोई दिवालिया नहीं होने लगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से हम शिकार होते रहे हैं माली बहरान का, सियासी बहरान का, मुआशी बहरान का, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं कि खुदा न खास्ता हम
दिवालिया होने लगे हैं और अब फिर पहली शर्त ये हो गया IMF की, अमेरिका की, कि बस अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दें। हमें कोशिश करनी चाहिए तमाम सियासतदानों को मिलजुल कर, जो भी इक़्तिदार में रहे हैं या इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखते हैं, कि हम मिलजुल कर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, इस बहरान को ख़त्म करें। सियासी और इरशाद साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर में जब दुश्मन मुल्क की साख पर आंख लगाए बैठा है, ऐसे वक्त में इस तरह का बयान जो खान साहब की तरफ से दिया गया, कितने बुरे असरात हो सकते हैं इसके? मेरी बात सुन लीजिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सियासतदानों की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस बहरान से निकालें, ना ये कि पेशगोइयाँ शुरू कर दें। ये इस तरह के जो पेशगोइयाँ या पेशगोई नुमा तजज़िये होते हैं, इससे कौम के अंदर मायूसी पैदा होती है, और कौम को मायूस करना किसी जिम्मेदार सियासतदान का फर्ज नहीं है और हक नहीं है, बल्कि उसको जो शख्स वज़ीर आज़म को कर रहा है, उसको उसका फर्ज ये बनता है कौम को एतमाद दे और पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ लाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करे कौम के सामने। यकीनन ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में मुस्तक़बिल में इसके असरात क्या होंगे और इसका अज़ाला कैसे किया जा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इसके कोई लोग इसको सीरियस लेंगे या लोग समझेंगे कि बाकी खुदा न खासा खान साहब जो कह रहे हैं, जिन खदशात का इज़हार कर रहे हैं, ऐसा अमलन भी होने लगा है। लोग ऐसी बातों को सीरियस नहीं लिया करते। माजी में बहुत सारी इस तरह की बातें होती रही हैं, कौम ने कभी सीरियस नहीं। लेकिन इरशाद साहब, न्यूक्लियर असासों के हवाले से तो वो अपने जलसों में भी बातें करते हैं और इस दफ़ा इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात की है, तो उससे मुल्क के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है ऐसे बयानात से? नहीं, न्यूक्लियर के हवाले से कोई ऐसी खुदा न खासा कोई राज तो अफशा नहीं किया उन्होंने। एक खदशे का, अंदेशे का इजहार किया है जो मैं समझता हूँ गलत। सही। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि 3 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के, ऐसी बड़ी बात भी की गई है इमरान खान साहब की जानिब से। वो तो मैं इब्तिदा में इसका जवाब दे चुका हूँ। सही। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से मुल्क आजकल इतनी मुश्किलात का शिकार है, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है, मौशी मुश्किलात अलग हैं, ऐसे वक्त में हमारी फौज और स्टैब्लिशमेंट ने मुल्क को सहारा दिया हुआ है। खान साहब की जानिब से ऐसे बयानात कैसे तनाजुर में देखते हैं आप इसको? देखें, ये बातें वो बहुत अरसे से कर रहे हैं और ये मुल्क 3 टुकड़े होने की बात उन्होंने कही थी, फौज के कॉन्टेक्स्ट में की थी कि अगर हमारे यहाँ मजबूत फौज ना हो तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएं। वो फिर इराक की मिसाल देते हैं, अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं, लीबिया की देते हैं कि जहाँ फौज ना हो। तो वो तो बेसिकली फौज को इस हवाले से सपोर्ट करते हैं कि फौज जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की जामिन है। लेकिन यकीनन वो इस वक्त फ्रस्ट्रेट हैं। वो उनके मानी उनको इस वक्त जो बयान देंगे उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पहले जब ये बात होती थी तो वो और माने लिए जाते थे, उनकी बात को किसी और अंदाज में लिया जाता था। अब शायद इसी बयान को इस तरह से लिया जाए कि शायद वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि हुकूमत से निकल गए हैं, तो वो इस किस्म की बातें शुरू कर दी हैं उन्होंने, और वो मुल्क के अंदर कोई अनारकी फैलाना चाहते हैं इस किस्म के बयान दे के और इस किस्म की बातें करके। जी, तो राव साहब, ये कहा जाए कि उनकी सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने देखा कि बज़ाहिर लॉन्ग मार्च से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा आवाम जमा नहीं हो पाई। देखिए, सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि उनकी 9 जिंदगियां होती हैं, तो सियासत तो खत्म होते होते होगी। उनकी अभी उनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी है, वोट बैंक भी है उनका। यकीनन केपी में उनकी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग मौजूद है, पंजाब में उनके पास अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद हैं। किसी वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री भी मिल सकती है परवेज इलाही को उनकी मदद से। तो वो सियासत तो उनकी खत्म होते होते होगी, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि उनकी सियासत खत्म हो गई या वो बिल्कुल फारिग हो गए हैं इस मामले में। वो बिल्कुल एक बड़े लीडर के तौर पे मौजूद है, पाकिस्तान की बड़ी जमात के तौर पे मौजूद है, और पाकिस्तान की बड़ी जमातें जिनकी अवाम में पजीराई भी हो, उनकी मौजूदगी बहुत अहम है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए, जिसमें किसी इलाकाई और वो लिसानी या किसी फिरके या मजहब या उसकी बुनियाद पे चीजें ना हो, बल्कि एक कौमी सोच के हवाले से बात हो। तो मेरा ख्याल है कौमी सोच के हवाले से अगर देखा जाए या कौमी मंजरनामे में अगर देखा जाए, सबसे बड़े जो नेशनल लीडर के तौर पे इमरान खान बहरहाल मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको पार्टी पे तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि इस किस्म के बयान दे के अपने लिए मुश्किलात पैदा करें या अपने को जो उनकी अपने वर्कर्स के अंदर जो एक है स्टे है या इंटेग्रिटी है उसको वो नुकसान पहुंचे।
یعنی آپ کے خیال میں جس طرح سے ہر سیاستدان کی 9 زندگیاں ہوتی ہیں، تو آپ کے خیال میں خان صاحب کی جو سیاسی زندگی ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ دوبارہ سے ابھرے گی؟ آپ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی انٹرویو میں بات کیا کہی، اپنے ناظرین کو سناتے ہیں۔ یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج۔ جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی؟ سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے، جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ارشاد صاحب اور راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر صحیح فیصلے نہیں کرتی تو ملک کے لیے تباہی ہو سکتی ہے، فوج بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا صحیح فیصلے اسٹیبلشمنٹ کو کرنے چاہیے، جس کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا؟ یہ تو خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے فیصلوں کی توقع کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت رہنی چاہیے، اور جمہوریت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا اور ملک کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو اختلافات ہیں، جو بہت دشمنی کی حد تک کہ بڑھ گئے، ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، سیاسی استحکام لایا جائے، معاشی استحکام لایا جائے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ طلال صاحب آپ کے وقت کا۔ طلال صاحب، خان صاحب کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ ملک جو ہے ڈی نیوکلیرائز بھی ہو سکتا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہیں کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی۔ آپ ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ درست یہی سمجھا جائے گا خان صاحب کی نظر میں کہ عمران خان اقتدار میں ہو، اور پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، پاکستان کے عدالت کا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، پاکستان کا قانون آئین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس طرح کی سوچ، اس طرح کا فرسٹریٹڈ، اس طرح کا ڈیسپریٹ آدمی کہ وہ کبھی کہتا ہے ایٹم بم چل جائے بے شک پاکستان پہ، کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں، سول نافرمانی کر دو، ہنڈی سے پیسے بھیجو، آگ لگا دو، ملک بند کر دو، اور اب کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ فرسٹریشن کی انتہا ہے۔ پاکستان کے اداروں کو بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا، اور یقیناً پاکستان کے اداروں نے جتنی سپورٹ عمران خان کو کی ہے تاریخ میں کسی کو نہیں ملی۔ آج ادارے بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کس قسم کے آدمی کو وہ سپورٹ کرتے رہے، اور عمران خان کے اس بیان پر ان کی فرسٹریشن اور حکومت کے لیے مزید آسانی پیدا ہوئی ہے کہ یہ کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اگر یہ اقتدار انہیں نہ ملا تو یہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ طلال صاحب، ایسے وقت میں جب بیرونی قوتیں ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، عمران خان صاحب کی جانب سے ایسا بیان کیا درست ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کسی بھی سچویشن میں ایسا بیان درست نہیں ہے۔ آپ اس پاکستان میں بہت بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی لوگ پھانسی چڑھے، جلا وطن ہوئے، کوڑے کھائے، بیٹیاں جو ہیں جیلوں میں گئیں، اس کے بعد کئی حکومتیں توڑ دی گئیں، بہت ساری ایسی زیادتیاں، اور مگر جو لیڈرز تھے ان لوگوں نے زبان نہیں سے ایسا لفظ نہیں نکالے، کوئی ایسا بات نہیں کی کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ تو میرا خیال ہے یہ فرسٹریشن ہے، اور یہ خان صاحب کی فرسٹریشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لانگ مارچ، پاکستان بند کر دو، ملک نہیں چلنے دوں گا، یعنی بضد ہے کہ ہر صورت انہیں ہی اقتدار میں ہونا چاہیے، اور کوئی بندہ اقتدار میں انہیں قابل قبول نہیں ہے، بے شک ملک رہے نہ رہے۔ جی طلال چودھری صاحب، سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، ریاستی ادارے قائم اور دائم رہتے ہیں، ریاستی اداروں کے قائم اور دائم رہنے سے ہی پاکستان کے امن کی ضمانت ہے، پاکستان کے قیام رہنے کی ضمانت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب قوم میں انتشار پھیلایا جائے گا تو آپ لوگ کیا نیریٹو لے کر سامنے آئیں گے؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں تو کہ ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں، اور ہمارے ماضی میں کئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، مگر اگر
अदारे सीख चुके हैं, अदारे सही रास्ते पे हैं, अदारे इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, वो अपना आईनी रोल प्ले कर रहे हैं, वो आज अपने आईनी रोल से बाहर नहीं जाना चाहते। यानी इमरान खान हर सूरत मजबूर कर रहे हैं अदारों को कि उनकी मदद की जाए। ये नहीं कह रहे कि आइन और कानून के अंदर रहे। ये पहला शख्स है पाकिस्तान का और पहला सियासतदान है जो ये मुतालबा कर रहा है कि उसकी मदद और उसके लिए जायज नाजायज मदद की जाए उसके इक़्तिदार के लिए। ये नहीं कह रहा कि आइन और कानून के अंदर रह के अदारे काम करें। और अब अदारों को कोसना शुरू हो गया है। अदारों के बारे में अपनी जो उसके जहन के अंदर जो चीजें हैं वो बाहर आ रही हैं। तलाल साहब, एटॉमिक असासों के हवाले से भी खान साहब ने बात की। वज़ीर आज़म की बात करें, वज़ीर आज़म आते हैं जाते हैं, इक़्तिदार आते जाते रहे, लेकिन एटॉमिक असासे जो हैं कौम ने इतनी कुर्बानियाँ दे के हासिल की हैं। क्या एटॉमिक असासों के हवाले से इस तरह का बयान देना चाहिए? देखिए, मैं आपसे बताऊं, ये वो आदमी है, इसको अब हर चीज ही ये ऐसी लगती है कि जैसे ये वहम है। और ये बहुत सारे लोगों को वहम हो जाता है कि ये दुनिया और ये मुल्क और ये कारोबार शायद चल नहीं सकते जब तक वो ना हो। ये दुनिया चलती रहेगी, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखेगा। एटम बम जो है ये पाकिस्तान के लोगों की मलकियत है, बल्कि ये इस्लामी दुनिया के लोगों को ये फख्र है और ये पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां देके हासिल किया है। और इसमें तो खान साहब का रोल कोई भी नहीं है, ना बनाने में ना उसके धमाके करने में। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तलाल चौधरी साहब, यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरशाद साहब, इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी। दुरुस्त फैसला क्या हो सकता है कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया जाए? और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बात किस तरह से दुरुस्त नहीं है कि कोई सियासतदान आता है और फिर चला जाता है? इरशाद साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो है वो आज खड़ा किया गया है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। राव खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ती हूँ। राव साहब, इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसला ना किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी। दुरुस्त फैसला क्या है खान साहब की नज़र में, और फ़ौज कैसे तबाह हो जाएगी? फ़ौज है तो पाकिस्तान है, सियासतदान तो हमने देखा है आते और जाते रहते हैं। जी बिल्कुल, वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, और फौज कोई पाकिस्तान में तो यकीनन बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के तौर पे है, लेकिन दुनिया का सबसे कदीम तरीन इंस्टीट्यूशन है। और उसका डिसिप्लिन, उसका तरीक़ाकार जिस तरह से होता है, वो पाकिस्तान की एक मिसाली फौज है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया मानती है उसके, और ख़ास तौर पे वार ऑन टेरर पे जो पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में जो कदम उठाए, जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह की कुर्बानियां दी, जिस तरह की रेजिलियंस शो की, और जिस तरह से एलिमिनेट किया टेररिज्म को पाकिस्तान से, उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। दुनिया हमसे सीखती है इन मामलात पे, हमसे बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग करके हासिल की हैं। वैसे तो अल्लाह रहम करे, ऐसे कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है एक सियासी रोल के हवाले से शायद वो चाह रहे हों, या उनके ख्याल में है कि फौज क्योंकि पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रेशर से बहुत सी चीजें शायद हो सकती हों, तो वो इसलिए वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। हालांकि किसी जमहूरी शख्स को इस किस्म की बात करनी नहीं चाहिए, जो अवाम के वोट से आया, अवाम के वोट को क्लेम करता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने का क्लेम करता है। को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राव खालिद साहब, कुछ देर पहले आपने कहा था कि सियासतदान की नई जिंदगी शुरू होती है, उसकी सियासत अगर गिर भी जाए तो दोबारा से उठ खड़ी होती है, लेकिन क्या मुल्क तोड़ने की बात की जा सकती है? इमरान खान साहब इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो ये बात कर चुके हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे अगर सही फैसले ना किए गए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। जी वो क्वालिफाई करें ना, एस्टेब्लिशमेंट से सही फैसले ना किए गए तो फौज को सबसे पहले नुकसान होगा। फौज को अगर नुकसान होगा तो पाकिस्तान को यकीनन नुकसान होगा। तो वो तो इस बात को तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, इस बात को, फौज की मजबूती के हवाले से और उसके नुकसान को, पाकिस्तान का नुकसान हर किसी को समझना भी चाहिए सारा। मैं जो बुनियादी बात कर रहा हूँ, उनको ये सोचना चाहिए कि वो पहले जब बात करते थे उनकी बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में ली जाती थी। अब वो हुकूमत में नहीं है, अब उनकी बात को फ्रस्ट्रेशन के तौर पे लिया जा रहा है और इसको और मैंने पहनाया जाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि। तो आपके ख्याल में उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की होगी ये बात?
अभी तो नजर यही आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में वो ये बातें कर रहे हैं, ये दोहरा रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल उसके और कॉन्टेक्स्ट में चली जाती हैं ये चीजें। फिर अच्छा राव साहब, सोचने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं। राव साहब, हमने देखा है कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो वो इदारों की हिमायत करते थे, इक़्तिदार चला गया तो इदारों की हिमायत ना मिलने का गिला भी सामने आया और आज फौज टूटने के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। तो क्या ये एक सियासी रवैया है या फिर दबाव का शिकार है, या कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, या फिर वाकई ही इतना इंतशार कौम में फैल चुका है कि मुल्क टूटने की तरफ जा रहे हैं इमरान खान की नुक्ता नजर के मुताबिक? नहीं, खुदा ना खास्ता, वो ना उनका नुक्ता नजर होना चाहिए ऐसा कि मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है, ना फौज कमजोर होने जा रही है। इदारों में चीजें होती हैं, उनको एड्रेस कर लिया जाता है। खासतौर पे फौज जैसे इदारे, मुनज़्ज़म इदारे जो होते हैं, वो उनके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की, सुधारने की सलाहियत बहुत ज्यादा मौजूद होती है। इसलिए उनके खत्म होने या खराब होने का कुछ चांस ही नहीं है। ये इमरान खान साहब की जो बुनियादी तौर पे जो है वो शायद प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं आजकल, अभी फौज के हवाले से। राव साहब साथ ही मौजूद रहेगा, कदर कलामी की माजरत। अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़मा साहिबा, ऐसे वक्त में जब दुश्मन मुल्क को तबाह करने के दहाने पर है, पाकिस्तान की सालमियत पर आंख लगाए बैठा है, ऐसे वक्त में खान साहब की जानिब से ये बयान दिया गया कि पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो सकता है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, क्या उन्हें ये बात कहनी चाहिए? देखिए, इस आदमी को तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, बट वो कह रहा है और हम सब सुन भी रहे हैं और उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक शख्स जो जहनी मर्ज की अब इस स्टेज पे चला गया है कि उसको फौरी तौर पर इलाज की जरूरत है, उसको उसकी तकारीर पर पाबंदी लगाएं। इसकी इन चीजों को इंटरनेशनली कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इंडिया इसको कैसे प्ले करेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी कभी पाकिस्तान पे एटम बम चलवाने की बात करता है, कभी ये आज जो है पाकिस्तान के 3 टुकड़े करवाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। ये आदमी है कौन? इस आदमी को इंसान कहना, पाकिस्तानी कहना, मैं नहीं समझती कि कोई पाकिस्तानी अपने मुल्क के बारे में ये राय दे सकता है या ये कह सकता है। इस आदमी का जो प्रॉब्लम है कि ये इसकी अना, इसका गुरूर पाकिस्तान से ज्यादा है। जब हम पहले दिन से आपसे कह रहे थे कि ये ज़हनी मरीज है, आप लोग मानते नहीं थे। जब हम आपसे कह रहे थे कि इस आदमी को पाकिस्तान जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर रहे तो पाकिस्तान को रहना चाहिए, खुदा ना खास्ता वरना पाकिस्तान के साथ वो जो है जो ये कह रहा है, तो मैं नहीं समझती कि अब पाकिस्तान इसके पागलपन का मुतहम्मिल हो सकता है। इसने पहले इस्टेब्लिशमेंट को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया और आज ये धमकियां दे रहा है कि मुझे ले आओ, अदलिया भी मुझे सपोर्ट करे, वो भी मुझे खुली छुट्टी दे, मैं मुल्क में आग लगाऊं, मैं इस हुकूमत को जो है वो गैराई तरीके से घर भेजूं, मैं जो है वो जलाओ घिराव करूं और जो है इस्टेब्लिशमेंट मुझको चोर दरवाजे से जैसे पहले लाई थी अब ले आए, तो और जो है वो मैं इस मुल्क में मुसल्लत हो जाऊं। इस आदमी ने ना पाकिस्तान की सियासत छोड़ी है, ना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी छोड़ी है, ना पाकिस्तान की जो है वो कोई एक चीज मईशत इसने सलामत रहने नहीं दी। हमारे मुल्क के साथ कोई मुल्क बैठने को तैयार नहीं था। हमारा वजीर आजम दर दर जो है वो जा रहा है, हमसे बात करें, वो दोबारा मुल्कों को साथ बिठा रहे हैं, हमसे बात करें, हमारे पास बैरूनी सरमायाकारी करें, हमें जो है वो दोबारा पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और वो पाकिस्तान के, इसको प्रॉब्लम ये है कि इसका लगा कुछ नहीं है इस मुल्क में, ना इसका कोई कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, ना इसका कोई कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में जो है एटमी एहसासों के लिए, ना इदारों के लिए। ये सिर्फ तबाही की बात कर सकता है, ये फसाद की बात कर सकता है, ये फितरी की बात कर सकता है। और मैं मुतालबा करूंगी फौरी तौर पर इस आदमी की ज़हनी हालत देखते हुए इसको इलाज करवाया जाए और इसकी पाबंदी लगाई जाए इसकी तकारीर के ऊपर। जो इस किस्म की जो बातें करे अपने मुल्क के अंदर खड़े होके अपने मुल्क के बारे में, हम नहीं सुनना चाहते, हम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरे मुल्क। अज़मा बुखारी साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, इमरान खान की जानिब से बड़ा ही खतरनाक बयान दिया गया है, कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी। आखिर कौन से फैसले दुरुस्त होंगे जो मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? खान साहब की नज़र में कौन से ऐसे फैसले हैं? देखिए, अगर आप मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें सबसे मुनासिब आईनी और जमहूरी रास्ता है नए शफाफ इंतखाबात। इसके अलावा जो कोशिश की जा रही है, ये मुसल्लत हुकूमत जो कोशिश कर रही है, ना इनके पास मईशत को सुधारने की कोई हिकमत अमली है और ना ही ये सियासी इस्तेकाम हासिल करने की पोजीशन में है। इनके पास मैंडेट नहीं है। मुल्क को बड़े फैसले दरकार हैं
اور وہ ایک ایسی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. اس وقت جو چیلنجز ہیں اندرونی اور بیرونی وہ قوم کے سامنے رکھنے چاہیے اور اس پر قوم کی رائے کے بعد جو منتخب حکومت ہو وہ آگے بڑھے. شاہ صاحب، اس سے پہلے بھی کئی حکومتیں آئیں، کئی وزیر اعظم آئے، لیکن کسی نے بھی ملک ٹوٹنے کی بات نہیں کی. خان صاحب کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ملک توڑنے کی بات کوئی نہیں کر رہا اور یہ ملک سب کو عزیز ہے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہر پاکستانی اپنا تن من قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر ایک ایسی حکومت اسلام آباد میں مسلط کر دی جائے جو اکائیوں کو اکارت سے ٹریٹ کرے، مثال کے طور پر ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو ایک اکائی کی وفاق کی اکائی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سلوک برتا گیا، جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سلوک برتا گیا، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ سلوک برتا گیا، اس سے آپ وفاق نہ مضبوط کر رہے ہیں نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. جی بالکل درست فرمایا. شاہ صاحب، آپ وزارت خارجہ کے عہدے پر فائز رہے ہیں، ملک کو کہاں کہاں سے خطرات لاحق ہیں یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، فوج نے کتنی قربانیاں دی یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے ایٹامک اثاثوں کے اوپر، ملک کو 3 حصوں میں توڑنے کے حوالے سے. اگر آپ کہیں تو آپ کو وہ گفتگو بھی سنا دیتے ہیں. اس تمام تر صورتحال کے اندر اس قسم کی گفتگو کرنا، ریاستی اداروں کو بیچ میں لانا، کیا آپ سمجھتے ہیں درست گفتگو کی گئی ہے؟ دیکھیے، اب اس کو آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کریں. اس وقت مت بھولیے کہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے ملک میں جو چیزوں کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے. فیک نیوز بہت چل رہی ہے، چیزوں کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے. میں نے خود ایک بڑے نامی گرامی اینکر کا ایک ویلاگ سنا ہے. خان صاحب، شاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، خان صاحب نے واشگاف الفاظ میں کہا میں رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ فوج تباہ ہوگی، ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے. کیا کہیں گے ان کی اس گفتگو پر؟ دیکھیے، پہلے سوچیے اس کا پس منظر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اداروں کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. اس ملک کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، ماضی میں سازش ہوئی. آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا کیا گیا اور آج وہ بنگلہ دیش ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک ماضی میں ایک پوری ایک موومنٹ چلائی گئی، ایک بیانیہ بنایا گیا، پختونستان کو ہوا دی گئی. آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھو دیش کی باتیں کی گئی اور لوگوں نے سندھ کارڈ کو استعمال کیا. ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے، انہوں نے بلکہ فوج کی اہمیت پر زور دیا ہے کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے. اس کی یکسوئی، اس کی یکجہتی، اس کی ساکھ جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اور یقیناً اس نے قربانیاں دی ہیں. پاکستان کو حال ہی میں جو دہشت گردی سے محفوظ کیا ہے، جو جانی قربانی دی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. جس بہتری سے انہوں نے انسرجنسی کا مقابلہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے امپورٹنٹ ہے، ہماری جوڈیشری ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، ہماری فوج ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، ہماری سول سروس ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے. جو چند افسران نے لاہور میں کیا اور آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کیا، کیا اس سے ملک کی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا اس سے عوامی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں؟